हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं, जिसमें हम कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट के बारे में पढ़ते हैं। आज हमारी यूनिट 7 रहेगी, जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इससे पहले हमने 2 यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है, जो है आपकी फर्स्ट, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। उसकी हमारी 11 क्लासेज हुई हैं और 2 हमने उसके किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से एक सेट हमारा 50 क्वेश्चन का था और एक सेट हमारा 20 क्वेश्चन का था। उसी के साथ हमने 3rd यूनिट करी है, जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसमें भी हमारी लगभग 6 या 7 क्लासेज लगी हैं और एक हमने प्रीवियस ईयर सेट लगाया था, जिसमें से हमने 15 क्वेश्चन किए थे। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं उनको भी देख लीजिएगा। और आज हमारी यूनिट 7 चली है, जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आज हमारी क्लास 1 रहेगी। हमारी जो क्लासेस होती हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होती हैं, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी बैरियर नहीं आएगा। बिना फालतू के चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग सिस्टम। आज हम जो भी क्लास पढ़ेंगे उसमें हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा ही हुआ होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको बैंकिंग से रिलेटेड बुक्स बहुत सारी लगी हुई हैं, उसमें आपने बैंकिंग के बारे में अच्छे से ब्रीफली पढ़ लिया होगा। आज हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे एंड रिटेन रखने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है। कि आपके जो यूजीसी नेट है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूजीसी नेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग सिस्टम जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड आज हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ एन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आज हम ये देखते हैं कि हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस तरह का है, ठीक है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो आपकी वित्तीय प्रणाली है, वो किस तरह की है। तो देखते हैं। द फाइनेंशियल सिस्टम इज़ अ सिस्टम दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन सेवर एंड द बोरोवर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। तो फाइनेंशियल है तो किससे रिलेटेड हो गया, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो गया। किससे? फाइनेंस से। जहाँ पर आपका वित्त आ गया, फाइनेंस आ गया, पैसा आ गया, मनी आ गई, उससे रिलेटेड। अब हर प्रकार के बिजनेसेस को चलाने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, वो कहाँ से प्रोवाइड होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना फाइनेंस तो उपलब्ध नहीं होता है कि वो हर प्रकार की अपनी बिजनेस की नीड्स को है खुद के ही पैसे से पूरा कर ले। उसको लोन लेना पड़ेगा, उसको मनी कहीं और से लेनी पड़ेगी। वो कौन देगा? वो बैंक देगा। या कौन देगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देंगे, जिनका मेन मोटिव होता है फाइनेंस प्रोवाइड करवाना। वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्या होता है, किस तरह का फाइनेंशियल सिस्टम, एक कैसा सिस्टम होता है? ये ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है मनी को किसके बीच में, बिटवीन सेवर एंड बोरोवर। सेवर कौन होता है? सेवर वो होता है जो अपने पैसे को सेव करना चाहता है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे आप, हम लोग आम लोग हैं, हम लोग बैंक में जाते हैं, पैसा जमा करवाते हैं, ठीक है, हम हो गए सेवर। एंड बोरोवर कौन हो गया? कभी कभी हम लोगों को ही बोरो करना पड़ता है, हम लोगों को उधार लेना पड़ता है, घर बनाने के लिए हो गया, ज़मीन खरीदने के लिए, या किसी और बिजनेस के लिए हो गया। हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं, तो वो भी हमें कौन प्रोवाइड करवाएगा? बैंक। तो बोरो। तो एक तो ये किसके बीच का सिस्टम है? सेवर के बीच का और बोरोवर के बीच का जो जिसमें आप मनी को ट्रांसफर करते हो। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट थ्रू विच फाइनेंशियल सरप्लस आर मोबिलाइज्ड। अब यहाँ पर क्या होता है, ये किस तरह का इंस्टीट्यूशन, ये एग्रीमेंट होता है इंस्टीट्यूशन के बीच में कि क्या किया जाएगा, जो फाइनेंशियल सरप्लसेज होंगे। फाइनेंशियल सरप्लसेज का मतलब ये होता है कि जब आपकी सैलरी से, इनकम से, आपका हर प्रकार का खर्चा कर जाने के बाद जो पैसा बच गया है, आप उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। उसको मोबिलाइज करना है, उसको एकत्रित करना है एंड जनरेट करना है सरप्लस को। और जिन व्यक्तियों को सच फंड्स की ज़रूरत होगी, उनको उस सरप्लस से फंड प्रोवाइड कर रहे, दोज हु नीड सच फंड्स। जिनको उन फंड्स की ज़रूरत है उनको वो फंड प्रोवाइड करवाने हैं। अब कुछ लोग सेविंग करते हैं, सेविंग कर ली, बैंक में पैसा जमा करवा दिया। अब बैंक, जिन लोगों को उधार चाहिए, बैंक उनको लोन दे देगा, उधार दे देगा। जिन्होंने पैसा जमा करवाया उनका जमा हो गया, जिनको लोन चाहिए उनको लोन मिलेगा उसी पैसे से। तो इस तरह से आपका फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो काम करता है। इट इंक्लूड डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट। अब इसमें किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, कौन जो है वो आपको लोन प्रोवाइड करवाता है? तो कौन करवाता है? फाइनेंशियल मार्केट्स करवाती हैं, इंस्टीट्यूशंस करवाते हैं, सर्विसेज एंड मैकेनिज्म्स विच प्रमोट द जनरेशन ऑफ सेविंग्स। ये क्या करते हैं, आपकी सेविंग को जनरेट करते हैं, प्रमोट करते हैं कि लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करें। कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ एंड ओवरऑल लीड्स टू ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अगर आप ऐसा करोगे, सेविंग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर दिया? बैंक में कर दिया, उससे आपको इंटरेस्ट मिल गया, है ना। इससे आपकी इनकम जनरेट हुई,
इसकी वजह से क्या होगा, आपकी कैपिटल में ग्रोथ आएगा, ओवरऑल ग्रोथ होगी और आपकी इकोनॉमी, होल इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। सो ये है आपका फाइनेंशियल सिस्टम। अब क्या है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। आपकी अगर इकोनॉमी है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है, इसके ऊपर निर्भर करती है कि आपकी कंट्री के अंदर किस तरह का फाइनेंशियल सिस्टम है, कि जिस व्यक्ति को फाइनेंस चाहिए उसको मिल पा रहा है, इंटरेस्ट रेट उसको ठीक इंटरेस्ट रेट से मिल पा रहा है, किस तरह से मिल पा रहा है। तो ये क्या करता है, आपके जो पूरा ओवरऑल कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ये वेल क्या करता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड करता है। ये देखता है कि सही है या नहीं है, जिनको ज़रूरत है उसको मिल रहा है, जिनके पास एक्सेस है उनको आप रिजर्व करके रख रहे हो। सो ये आपका फाइनेंशियल सिस्टम है जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है अकॉर्डिंग टू नीड आपकी क्या है। जिसको ज़रूरत है उसको फाइनेंस प्रोवाइड करवा दिया, जिसको ज़रूरत नहीं है उसका सेव करके रख लिया। सो आपका फाइनेंशियल सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट में आपका क्या आता है, नेक्स्ट में आपका आता है बैंक। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंक और ये कहाँ से आया है। बैंक आपके क्या होते हैं, यही होते हैं कि आपकी सेविंग को ये जमा करते हैं और आपको ज़रूरत पड़ने पर आपको लेंडिंग करते हैं, उधार देते हैं। ठीक है, लेंडिंग किया मतलब उधार दिया आपको। सो इस तरह का डिपॉजिट को स्वीकार करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर जब आप मांगोगे उनसे पैसे तब आपको पैसे देते हैं। ये बैंकों का काम होता है कि मनी की सप्लाई को ये पूरा करते हैं और जिसको भी मनी की ज़रूरत है उसकी ये नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। अब देखते हैं बैंक शब्द आपका आया कहाँ से है। द बैंक वाज डेवलप्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड बंक। किससे आया है, बंक, जिसका मतलब क्या होता है, जॉइंट स्टॉक्स फर्म्स। क्या होता है, द जॉइंट स्टॉक्स फर्म्स। ये स्टॉक्स है, स्टॉक्स मत देखना इसको। जॉइंट स्टॉक्स फर्म की जो ऐसी कंपनियां होती हैं जो मिलकर काम करती हैं उसको आप बोलते हो बैंक, उसको आप बोलते हो बंक। सो जर्मन वर्ड से आया है। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि द वर्ड बैंक वॉज डिवेल्प्ड बाय या डिवेल्प फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मन वर्ड बंक से। ठीक है, अब क्या आता है, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट। ये क्या करता है, एक्सेप्ट क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड एक्सटेंड लोन टू द हाउस होल्ड। जनरल पब्लिक के जो आपके पास डिपॉजिट होते हैं उसको ये स्वीकार करता है और एक्सटेंड करता है लोन को, जिन व्यक्तियों को लोन की ज़रूरत है उनको ये लोन प्रोवाइड करता है। फर्म को ज़रूरत है तो फर्म को प्रोवाइड करता है, सरकार को ज़रूरत है तो सरकार को भी आपके जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इन शॉर्ट्स बैंक्स आर दोज इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी एंड क्रेडिट। शॉर्ट्स में अगर देखा जाए, छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में अगर इसको देखा जाए तो बैंक एक ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो डील करते हैं मनी और क्रेडिट से। मनी किसके रूप में आ गई, जो आपको मिली, जो लोगों ने आपका अपना पैसा डिपॉजिट करवाया वो हो गया मनी, और वहीं पर क्रेडिट देखा जाए जो बैंक ने दिया लोगों को, सो हो गया। तो इस तरह से ये क्या करता है, मनी और क्रेडिट के बीच में डील्स करता है, इसको आप बोलते हो बैंक। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है, 1949 है। बैंकिंग कंपनी इज वन हु डू बैंकिंग बिजनेसेस। अब बैंकिंग कंपनी क्या होती है, अब बैंक जो है आपके वो भी तो आपकी कंपनी ही है, वो भी तो आपका बिजनेस ही है, वो बिजनेस ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उनका भी तो मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही है। तो ये एक बैंकिंग बिजनेस होता है। इट मीन्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक। ये क्या करते हैं, डिपॉजिट को स्वीकार करते हैं, कहाँ से, जनता से। जनता की मनी को ये स्वीकार करते हैं, किस पर्पस के लिए, लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट एंड रीपेबल ऑन डिमांड। या तो उधार देने के लिए ऋण देते हैं, ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उस पैसे का कहीं पर, या रीपे करते हैं जब हम डिमांड करते हैं उनसे। होता है ना, जब हम बैंक, हमें पैसे जमा करवाने होते हैं, हम बैंक में जाते हैं, डिपॉजिट स्लिप भरवाते हैं, वहाँ पे वो उसको भरते हैं, उसके बाद हम विड्रॉल स्लिप, अगर हमें पैसे चाहिए होते हैं विड्रॉल स्लिप भरते हैं और वहाँ से पैसे ले लेते हैं। अपने ही पैसे तो हम लेते हैं, अपने ही पैसे हम जमा करवाते हैं। तो जब हमने डिमांड करी तब हमें अपने पैसे मिल गए, जब हमारे पास एक्सेस हो गया तब हमने डिपॉजिट करवा दिए। सो ये आपके बैंक का काम होता है। विड्रॉवेबल बाई चेक, किसके द्वारा विड्रॉ करवा सकते हो, चेक के द्वारा। ड्राफ्ट होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक क्या करता है, डिमांड ड्राफ्ट बनाता है, उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे ट्रांसफर कर देता है आपके अकाउंट्स में। ऑर्डर और अदरवाइज कुछ और तरीके से भी हो सकता है। तो ये आपका बैंक का काम होता है कि एक पैसा स्वीकार कर लिया, जब ज़रूरत पड़ी डिमांड के अकॉर्डिंग उसको वापस कर दिया उसके कंज्यूमर को, इसके कस्टमर को। से ये होता है आपके पास बैंक। अब हम देखते हैं हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। अब बैंकिंग सिस्टम जो इंडिया के अंदर है उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये आया है, कब का है, कितना पुराना है, कितना एंशिएंट है आपका। सो ये देखते हैं, द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया हैज इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर सेंचुरीज। तो क्या है,
इंडिया के अंदर जो आपका बैंकिंग सिस्टम है वो सेंचुरी से, दशकों से, सदियों से चलता आ रहा है, दशकों से आपका चलता आ रहा है, सेंचुरी से। फ्रॉम एंशियंट मनी लैंडर्स टू मॉडर्न डिजिटल बैंकिंग, कहाँ से? फॉर एंशियंट, कहाँ से? एंशियंट तरीके से, एंशियंट ज़माने से, जो आपका पुराना ज़माना था, ऐतिहासिक ज़माना था, उस ज़माने से लेकर मनी लैंडर आपके आज का टाइम कैसा है? मॉडर्न डिजिटल बैंकिंग है। यहाँ तक आपका जो है सफ़र तय किया है इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने। द ग्रोथ ऑफ बैंक हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर आपके जो आपके बैंक होते हैं उनकी ग्रोथ कहाँ से निर्भर करती है, कहाँ से इन्फ्लुएंस होती है जो बैंकों की ग्रोथ होती है? इकोनॉमिक पॉलिसीज से, टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट से और रेगुलेटरी रिफॉर्म से। इकोनॉमिक पॉलिसीज आप बनाते हो, वहाँ से आपका बैंकिंग जो है इन्फ्लुएंस होता है। टेक्नोलॉजी एडवांस, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, वहाँ से आपकी बैंकिंग इन्फ्लुएंस होता है। या रेगुलेटरी रिफॉर्म, आप कुछ और करते हो, कुछ नई नई पॉलिसीज आप बनाते हो, कुछ रेगुलेशन आप नहीं करते हो, तो वहाँ से भी आपका बैंकिंग सिस्टम जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद आपका पास फर्स्ट आता है अर्ली हिस्ट्री। अब स्टार्टिंग में देखा जाए कि बैंकिंग सिस्टम आपका आया कहाँ से, तो अर्ली हिस्ट्री में, बहुत पुराने समय की ये बात हो रही है, लगभग कितनी? 2000 से 1400 बीईसी की। कब से? 2000 से 1400 बीसीई की ये बात आपके पास हो रही है। अर्ली हिस्ट्री जो आपको बोलते हो एंशियंट या मेडिवल पीरियड्स। तो एंशियंट बैंकिंग इंडिया, एंशियंट इंडिया कैसा है आपका? बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अब हम देख रहे हैं, अब हम कुछ और नहीं देख रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम एंशियंट इंडिया में किस तरह का था और धीरे 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 इसने किस तरह से ग्रोथ किया और किस तरह से ये डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ रहा है, हम सिर्फ यही देखेंगे। अब एंशियंट इंडिया में कैसा है? बैंकिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू द वैदिक पीरियड। अब इंडिया के अंदर बैंकिंग कब से आई है? जब से आपका वैदिक पीरियड था, जो कि आपका 2000 से 1400 बीसीई था। वैन, जब क्या होता था? मनी लैंडर्स एंड मर्चेंट प्रोवाइड लोन्स एंड मैनेज डिपॉजिट। जब मनी लैंडर्स क्या करते थे? उधार देने वाले लोग थे, वो क्या करते थे? मर्चेंट, वो प्रोवाइड करवाते थे लोन, लोगों को लोन प्रोवाइड करवाते थे जितनी उनको ज़रूरत होती थी, एंड उनके जमाओं को स्वीकार करते थे या उनको मैनेज करते थे। ये आपके एंशिएंट इंडिया के समय वैदिक पीरियड में ऐसा होता था, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आता है मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में क्या हुआ? ड्यूरिंग मुगल रूल, जब आपका मुगल शासन आया, जब आपका मुस्लिम इस्लामिक शासन आया, मुगल शासन आया, उस समय क्या किया गया? हुंडी, जो आप पढ़ते हो बैंकिंग सिस्टम में, आप हुंडियाँ पढ़ते हो ना, हुंडी, तो वो होता है जिसको प्रोमिसरी नोट भी आप बोलते हो। एंड इंडिजेनियस बैंकिंग उस टाइम पे होती थी, सिस्टम फ्लोराइज्ड इनेबलिंग ट्रेड फाइनेंसिंग। तो इस तरह का मेडिवल्स इंडिया में आपका बैंकिंग सिस्टम चलता था। इंडिजेनियस बैंकिंग आपकी होती थी मुगल रूल में, हुंडे आप देते थे, प्रोमिसरी नोट। उसके बाद नेक्स्ट, अब तो हमने पढ़ लिया पहले कि अर्ली हिस्ट्री इंडिया। अर्ली हिस्ट्री इंडिया में क्या आ गया? अर्ली बैंकिंग इंडिया में क्या आ गया कि आपके जो एंशिएंट इंडिया था, वैदिक समय से आपके पास बैंकिंग सिस्टम चला आ रहा है। अब आप देखते हैं कॉलोनियल पीरियड, जो आपका 18th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के बीच में था। 1770 में इंडियाज फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वाज इस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश इन कोलकाता। और यहाँ से क्वेश्चन आपका श्योरली आता है, इसको आप नोट करके रख लो, इसको आप स्टार बना के रख लो, या इसको आप बिल्कुल ऐसा रख लो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ से 1770 में क्या किया गया? इंडिया का फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वाज इस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश इन कोलकाता। इंडिया का सबसे पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसको किसने इस्टेब्लिश किया? ब्रिटिश ने। कहाँ पर? कोलकाता में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद 1806 में क्या किया गया? द बैंक ऑफ कैलकटा, जो आपका कैलकटा का बैंक था, बैंक ऑफ कैलकटा, लेटर बैंक ऑफ बंगाल, जिसको बाद में बैंक ऑफ बंगाल भी बना दिया गया, वाज फाउंडेड फॉलोड बाई बैंक ऑफ बॉम्बे। उसी के बाद जैसे बैंक ऑफ कैलकाटा था, उसी के द्वारा एक और फॉलो, उसी के बेसिस के ऊपर बैंक ऑफ बॉम्बे आपका बनाया गया 1840 में, एंड बैंक ऑफ मद्रास आपका बनाया गया 1843 में। दीज थ्री वॉज मर्ज इन 1921। ये आपके 3 बैंक थे, एक 1806 में बना, एक 1840 में बना और एक 1843 में बना। इन तीनों को मर्ज किया गया 1921 में टू फॉर्म द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन आता है लेटर, जिसको एसबीआई बना दिया गया 1955 में, इसको एसबीआई बना दिया गया। तो सबसे पहले आपका क्या था? बैंक ऑफ कैलकाटा 1806 में, उसके बाद आपके पास बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। 3 अलग अलग बैंक बनाए गए। 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया, एक ही बना दिया गया और इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपका कब बना है? 1921 में। एंड 1955 में क्या किया गया? आपका जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसको क्या नाम दे दिया गया? एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसको नाम दे दिया गया। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये यहाँ पे था जो आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में श्योरली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास 1860 में क्या किया? द इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद में 1865 में, एंड पंजाब नेशनल बैंक 1894 में वर सेटअप इन इंडिजीनियस बैंक के द्वारा इसमें इनको क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया। इनको आप नेशनलाइज बैंक भी बोलते हो आज के टाइम में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपका है आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश इन 1935 टू रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम। अब आरबीआई क्या है? आरबीआई का सेंट्रल बैंक है जो क्या करता है? सभी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, तो इसको 1935 में बनाया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस बैंकिंग रिफॉर्म। अब इंडिपेंडेंस से पहले का तो हमने पढ़ लिया, अब इंडिपेंडेंस के बाद आपका बैंकिंग रिफॉर्म किस तरह से हुआ है, किस तरह से बैंकिंग सिस्टम आपका बना है, ये आपका था 1947 से 1990 तक का। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी आप इसको बोल सकते हो। तो इंडिपेंडेंस आपकी कब हुई है? 1947 में हुई है। 1947 के बाद का बैंकिंग सिस्टम आप देखते हैं कैसा है। 1949 में क्या हुआ? द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट गेव आरबीआई कंट्रोल ओवर बैंक्स। जो आपके 1949 में क्या किया गया? जो आपका आरबीआई है, आरबीआई को कंट्रोल दे दिया गया सभी बैंकों का, कि सभी बैंकों को रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई करेगा। उनमें उनके लिए रूल्स बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा, किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं उसको कौन देखेगा? आरबीआई देखेगा। सो ये बना दिया गया। 1955 में जैसा हमने पढ़ा इंपीरियल बैंक था उसको किससे चेंज किया गया? एसबीआई से। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया 1955 में, जिसको आप अभी रीनेम भी कर दिया गया उसका 55 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी भी आपका बैंक है जिसको आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हो। ये आपके पास एसबीआई आपका पास बैंक है, जो पहले क्या था? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 1921 में इसका नाम दिया गया। 3 बैंक थे जो इसमें मर्ज किए गए थे, इसको नाम दिया गया था 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एंड 1955 में इसको एक नेशनलाइज बैंक घोषित किया गया था और इसका नाम रखा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1969 में 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज। क्या किया गया था? 14 मेजर प्राइवेट बैंक। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए इसको। जो आपके पास 14 मेजर प्राइवेट बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी थे जब सेंटर में, तब इन्होंने क्या किया? 14 मेजर प्राइवेट बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया, ठीक है। कब किया गया? 1969 में। कौन कौन सी डेट्स आपको याद रखनी है? 1921, 1955, 1969, 1804, जो 1821, जो भी आपने पीछे पढ़ा उनको भी आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। उसके बाद आता है 1980 में क्या किया? अनदर 6 बैंक वर नेशनलाइज। पहले तो 1969 में 14 मेजर बैंकों को क्या किया? नेशनलाइज कर दिया। 1980 में अनदर 6 बैंक्स को और नेशनलाइज कर दिया। अब कितने हो गए आपके पास? 20 बैंक्स हो गए, ठीक है। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द बैंकिंग सेक्टर, ताकि इंक्रीज कर सके गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बैंकिंग के लिए। तो ये आपके नेशनलाइज बैंक बन गए। 1980 तक आपके कितने थे? 20 नेशनलाइज बैंक थे। अब रीजनल रूरल बैंक्स, जो आपके रीजनल रूरल बैंक होते हैं, जो आपके रूरल बैंक्स के लिए रूरल एरिया में इस्टेब्लिश किए जाते हैं, वर इंट्रोड्यूस इन 1975 टू बूस्ट रूरल बैंकिंग। जो आपकी रूरल बैंकिंग है, कि रूरल क्षेत्र में आपको एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करवाया जाता है और इंस्ट्रूमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, इसको बूस्ट करने के लिए 1975 में रीजनल रूरल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। सो ये आपके पास कुछ बैंक थे जो आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस देखे। अब इसके बाद क्या आता है? लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। 1991 में आपके क्या होता है? एलपीजी हुआ था। अब एलपीजी का मतलब आपने लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं देखना है कि एलपीजी है तो गैस आ गई, नो। यहाँ पर एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो आपका रिफॉर्म कब हुआ था? 1991 में। आपका औद्योगिकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण आपका हुआ था। उस टाइम पे आपका बैंकिंग सिस्टम कैसा था वो देखते हैं। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। ये भी याद रखने वाली बात है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ था? 1991 में। इंडिया ओपनड इट्स इकोनॉमी अलाउइंग प्राइवेट बैंक्स टू ग्रो। अब इंडिया ने क्या किया? अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, क्योंकि जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो तो ग्लोबलाइजेशन में आपको अपनी एंटायर कंट्री को ओपन करना पड़ेगा हर कंट्री के लिए, ताकि वो इजीली यहाँ पर आ सके, इजीली यहाँ से जा सके। तो ये करने के लिए फाइनेंस भी तो चाहिए। तो क्या किया गया? इंडिया के अंदर जो आपका बैंकिंग सिस्टम था, प्राइवेट बैंकिंग को पूरा ओपन कर दिया गया, सबके लिए खोल दिया गया, कि सबके लिए अलाउ कर दिया गया। उसके बाद न्यू प्राइवेट बैंक्स आपके नए खुले।
धीरे धीरे आपके नए प्राइवेट बैंक भी खुले। सबसे पहले तो आपके नेशनलाइज बैंक आ गए, उसके बाद आपके धीरे धीरे प्राइवेट बैंकों के लिए, क्योंकि आपने ग्लोबलाइजेशन कर दी, प्राइवेटाइजेशन कर दी, तो प्राइवेट बैंक्स भी आपके नए नए खुले। तो न्यू प्राइवेट बैंक्स कौन से है? HDFC बैंक आया 1994 में, आपका HDFC आया, उसके बाद ICICI आया बैंक 1994 में ही। देखो याद रख सकते हो आप, HDFC एंड ICICI कब आया है? 1994 में। एक्सिस बैंक आया 1993 में, एंड अदर इमर्ज, एंड और बैंकों को भी इमर्ज किया गया। सो आपके प्राइवेट बैंक्स थे, तो ध्यान में रखने हैं। फॉरेन बैंक्स कुछ इस्टेब्लिश हुए, सिटी बैंक है जैसे, HSBC है, एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्सपेंडेड देयर प्रेजेंस। तो ये है, तो इस तरह से आपको फॉरेन बैंक्स को भी ध्यान में रखना है। इंट्रोड्यूस और टेक्नोलॉजी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। ATMs आ गए, ऑनलाइन बैंकिंग की सिस्टम आपके पास आ गया, एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT नेफ्टी आपके पास आ गया, वो इंट्रोड्यूस, ठीक है। नेशनल निफ्ट आ गया, EFT आ गया। यहाँ से आप फिर धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी आपकी आई बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो आपने और भी बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया गया। ये था आपके पास पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब आपके पास आया मॉडर्न बैंकिंग एंड डिजिटल रिवॉल्यूशन 2010 से प्रेजेंट तक। आज के टाइम पर आपका कैसा बैंकिंग सिस्टम है? मॉडर्न है, डिजिटल है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है, अब धीरे धीरे अब हर बैंक की अपनी एक ऐप है, वहीं से आप हर प्रकार का कार्य कर सकते हो, पैसे दे सकते हो, भेज सकते हो, कर सकते हो, या FD वहाँ से सब काम आप अब इजीली अपने फ़ोन से कर सकते हो। तो ये मॉडर्न है, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन आपका हुआ है, मॉडर्न बैंकिंग आपकी हुई है। तो डिजिटल बैंकिंग बूम, अब क्या हुआ, धीरे धीरे डिजिटल बैंकिंग में बूम आ गया, एकदम से ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया? एकदम से इन्हेंस हो गई आपकी डिजिटल बैंकिंग। UPI की सिस्टम आ गया, मोबाइल बैंकिंग आ गया, इंटरनेट बैंकिंग बिकम मेन स्ट्रीम, जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग है उसको मेन स्ट्रीम में रखा गया। तो धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो गया आपका बहुत ज़्यादा, आज के टाइम में तो बहुत इस्टेब्लिश है आपका बैंकिंग सिस्टम। लेकिन इंडिया के अंदर कब से है? वो वैदिक सिस्टम से है। तो ये भी याद रखना है। पेमेंट बैंक्स आ गया 2015 में, RBI अप्रूव्ड पेमेंट बैंक्स लाइक पेटीएम पेमेंट बैंक एंड एयरटेल पेमेंट बैंक। तो अब RBI ने अप्रूव कर दिया कि आपके पास स्पेशली पेमेंट करने के लिए, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, तो ये आपके पेटीएम बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स आपके आ गए। स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक ये होते हैं जो स्मॉल या माइक्रो बिजनेसेस को जो है फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरह के बैंक्स इस्टेब्लिश हो गए। मर्ज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्या किया गया? धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को मर्ज किया जाने लगा। 2019 से 2020 तक गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड 10 PSBs, पब्लिक सेक्टर के बैंक को कंसोलिडेट किया इनटू 4 टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन देने के लिए 10 से 4 कर दिए गए, गवर्नमेंट ने कंसोलिडेट किया बैंक्स को। राइज द फिनटेक एंड नियो बैंक्स, इस तरह के ऐप्स लाइक गूगल पे, फ़ोन पे एंड रोजर पे ट्रांसफर पेमेंट, तो इस तरह का धीरे धीरे स्टैब्लिश हो गया। आप देख सकते हो कि कब से आपको इसमें जो मेजरली आपको जो याद रखनी है चीज़ें, वो आपको ये रखनी है। नेशनलाइज बैंक स्टार्टिंग में 1969 में 14 मेजर बैंक थे आपके, नेशनलाइज कर दिए गए। उसके बाद आपके कितने बैंक किए गए? 6 बैंक किए गए, टोटल 20 बैंक आपके नेशनलाइज कर दिए गए। स्टार्टिंग में इंपीरियल बैंक था, उसका नाम क्या रखा गया, कब रखा गया? स्टार्टिंग में आपके जो प्राइवेटाइजेशन बैंक थे वो कौन से थे? प्राइवेट बैंक स्टार्टिंग में HDFC है, जैसे फॉरेन बैंक आपसे कौन कौन से हैं। तो इन सब के बारे में आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। क्या आता है? टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर कौन कौन तरह के आपके बैंकिंग सिस्टम है, किस तरह के बैंक्स हैं, तो कैसे हैं? कमर्शियल बैंक के अंदर है शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक के अंदर है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन बैंक, एंड वहीं पर आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर है SBI एंड सब्सिडरीज एंड अदर नेशनलाइज बैंक। सो यही भी हैं, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे बैंकिंग है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। शेड्यूल्ड बैंक आपके ऐसे होते हैं जिनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे SBI है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक है जो अपने भी कुछ पॉलिसीज वो ला सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक है फॉरेन। तो चलिए इनको ब्रीफली हम देखते हैं क्या है। The Indian banking system consists of different types of banks categorized based on their functions, ownership and objectives के आधार पर अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है बैंकिंग सिस्टम को। सबसे पहले किया गया है बैंक बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन के आधार पर आपका बैंकिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया है। ये कैसा है? कमर्शियल बैंक, तो बेस्ड ऑन फंक्शन जो कार्य करते हैं, जो एक्चुअल में काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसा है? कमर्शियल बैंक्स हैं। These banks operate for profit and offer a wide range of financial services. ये क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं प्रॉफिट्स को। कमर्शियल बैंक है ना, इनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना ही है कमर्शियल बैंक का, लाभ कमाने के लिए ही ये है।
और वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर फाइनेंस से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करवानी है वो भी बहुत बड़े एरिया में करवानी है, एंड ऑपरेट करना है अगर प्रॉफिट्स को तो वो भी बहुत बड़े एरिया में करना। तो ये कमर्शियल बैंक्स का कार्य है, मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। इसमें किस तरह के आपके बैंक आते हैं, इसमें आता है पब्लिक सेक्टर के बैंक जिसमें ओन्ड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड किए जाते हैं, जो SBI है, PNB है एंड बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसको कौन करती है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं जैसे सब्सिडीज आपको मिलती हैं वो इन्हीं बैंक्स में मिलती हैं, या तो SBI में, या तो PNB में, या तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें आपको मिलती है। इसको आप बोलते हो पब्लिक सेक्टर के बैंक, जनता के बैंक। उसके बाद आपके पास आता है प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो प्राइवेटली ओन्ड किए जाते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या हो गया जिसको गवर्नमेंट ओन करती है। प्राइवेट सेक्टर के आगे जिनको पर्सनली प्राइवेटली ओन्ड किया जाता है, जैसे HDFC आ गया, ICICI, एक्सिस बैंक। उसी के जैसे आपके फॉरेन बैंक भी हैं, बैंक्स हेडक्वार्टर आउटसाइड। जैसे आपके पास मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उसी की तरह से आपके यहाँ फॉरेन बैंक्स होते हैं जिनका हेडक्वार्टर कहीं और होगा, लेकिन आप अपनी वो सर्विसेज जो है किसी और कंट्री में प्रोवाइड करवाती हैं, इंडिया, बट ऑपरेटिंग विद इन द कंट्री। ठीक है, विद इन द कंट्री है, कहीं और की कंट्री में। एग्जाम्पल सिटी बैंक है, HSBC है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। सो इस तरह के आपके फॉरेन बैंक्स हैं। उसी की तरह उसके जैसे आपका आता है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं स्टेट के बैंक, सहकारी बैंक आप जिनको बोलते हो। These banks operate on cooperative businesses and serve local communities, small businesses and farmers को ये प्रमोट करते हैं, उसके लिए बिजनेस बनाए जाते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अर्बन एरिया में जो हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए आगे, जैसे ये सर्विसेज कहाँ से, सिटीज़ में, शहरों में या टाउन्स में अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। वहीं पर आपके रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो रूरल एरिया में आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू फार्मर एंड रूरल एरियाज। कहाँ पर करते हैं, फार्मर्स को करवाते हैं, रूरल एरिया में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद आता है रीजनल रूरल बैंक, RRBs आप जिसको बोलते हो, रीजनल रूरल बैंक। अब इस्टेब्लिश टू प्रमोट रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। किसके लिए इनको इस्टेब्लिश किया गया है, इनको इस्टेब्लिश किया गया है रूरल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए। किसके लिए, जो रूरल बैंकिंग सिस्टम आपका है उसको प्रमोट करने के लिए रीजनल रूरल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया है। ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कितना हिस्सा होता है, 50% इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, स्टेट गवर्नमेंट इसको 15% ओन करती है, एंड स्पॉन्सरिंग बैंक जो इनको स्पॉन्सर करते हैं बैंक 35% वो इसको ओन करते हैं। सो इस तरह का आपका रीजनल रूरल बैंक होता है जो आपको रूरल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इसके एग्जाम्पल है प्रथमा बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। सो आपका ये रीजनल रूरल बैंक होते हैं। उसके बाद स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके ऐसे बैंक होते हैं जो स्मॉल बिजनेसेस को या रूरल बिजनेसेस को आपको डेवलप करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड लो इनकम ग्रुप्स। जिनकी इनकम ग्रुप्स लो होती है, जिनको इनकम कम होती है, उन ग्रुप्स को प्रोवाइड करवाता है ये फाइनेंस की सुविधाएं। एग्जाम्पल्स आपका जैसे उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो इस तरह के आपके बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं। उसी के तरह आपके हैं पेमेंट बैंक्स जो पेमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के लिए आपके, जैसे पेटीएम हो गया आपका, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया। सो सिर्फ पेमेंट करने के लिए ही आपके बैंक बनाए गए हैं। ऑफर लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज लाइक सेविंग डिपॉजिट अप टू 2 लाख एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन बट कैन नॉट गिवन लोन। ये क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, लेकिन लोन ये प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ पेमेंट करने के लिए आपके बैंक है, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सो ये है। उसके बाद आपके पास आता है डेवलपमेंट बैंक। ऐसे बैंक जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट करने के लिए स्टैब्लिश किए गए हैं। इसका मेन मोटिव क्या है, डेवलपमेंट करना। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर। तो ये किसके लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। कहाँ पर डेवलपमेंट की जाएगी, इंडस्ट्रीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अधोसंरचना में एंड एग्रीकल्चर में। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं डेवलपमेंट बैंक। इसके एग्जाम्पल्स आपके पास आता है नबार्ड। नबार्ड का आपका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जैसे नाम से ही है रूरल डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट करने के लिए ही आपका ये इस्टेब्लिश किया गया है। एग्रीकल्चर को एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट्स करता है रूरल डेवलपमेंट को। उसी तरह सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है आपके पास, सपोर्ट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। उसके बाद एक्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को करता है, प्रमोट फॉरेन ट्रेड को इंपोर्ट करता है। तो इनके बारे में आई थिंक एक्जिम के बारे में तो हमने पहले पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में। सो ये डेवलपमेंट बैंक है आपके कुछ। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन ओनरशिप।
क्या आता है, बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस के ऊपर आपके किस तरह के बैंक होते हैं, तो ओनरशिप सेंट्रल बैंक आपका ओनरशिप बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द अपेक्स बैंक दैट रेगुलेट ऑल द बैंक्स, ऑल अदर बैंक्स को ये क्या करता है, अपेक्स बॉडी है उसकी, ये ऑल अदर बैंक्स को रेगुलेट करता है, फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी एंड इशू करेंसी, फॉर्मुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को एंड अपनी करेंसी को इशू करता है कंट्री के अंदर। सो ये आपका सेंट्रल बैंक है। उसी की तरह पब्लिक सेक्टर बैंक है, PSBs आप जिसको बोलते हो, मेजरली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेजरली इसको किसके द्वारा ओन किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, या मतलब 50 से ज़्यादा % शेयर इसका किसमें होता है, गवर्नमेंट का इसमें होता है। जैसे आपका SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है। उसके बाद आपके पास आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, इनके बारे में हमने पहले भी तो पढ़ लिया। प्राइवेट सेक्टर ओन करता है जिसको कॉर्पोरेट एंटिटीज़ है, जैसे HDFC है, एक्सिस है, ICICI बैंक है। वहीं आपके फॉरेन बैंक है आउटसाइड जिनका हेडक्वार्टर है, लेकिन अभी ब्रांचेज उन्होंने कहीं और भी खोली हुई है, जैसे सिटी बैंक है, HSBC बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड बैंक है, जैसे आपका रिटेल बैंक है, ये आपके पास नया है। स्पेशलाइज्ड बैंक है जो किसी स्पेशल फील्ड में ही आपको क्या करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। रिटेल बैंक है, प्रोवाइड सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, ये क्या करता है, इंडिविजुअल कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रिटेल बैंक है तो कोई इसके पास इंडिविजुअल कस्टमर होगा, उसी को ही ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट्स हो गए, लोन्स, या तो सेविंग अकाउंट्स हो गया, या तो आप लोन ही प्रोवाइड करते हो, या आप क्रेडिट कार्ड ही इशू करते हो, तो इसको आप बोलते हो रिटेल बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स वो बैंक होते हैं जो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ये हेल्प कंपनीज रेज कैपिटल एंड मैनेज इन्वेस्टमेंट, क्या करते हैं, कंपनी की कैपिटल को रेज करते हैं, बढ़ाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट का। जैसे गोल्डमैन एंड मॉर्गन स्टेनली, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इस तरह के कुछ बैंक्स होते हैं जो कंपनीज होती हैं ना, कंपनीज की कैपिटल को रेज करते हैं, उनके सरप्लसेस को, और उसको इन्वेस्ट करने के लिए मैनेज करते हैं कि कहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे उनको ज़्यादा ग्रोथ मिले। सो इस तरह के बैंक्स को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। नाउ द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ये तो आपने पढ़ लिया, कुछ टाइप्स पढ़ लिए आपने, किस तरह के आपके बैंक्स होते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक अब कार्य क्या करते हैं, इनके काम क्या हैं अब। सो फर्स्टली इनका काम क्या होता है, एक्सेप्टिंग एंड डिपॉजिट। ये क्या करते हैं, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, लोगों का जो डिपॉजिट होता है उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। दे प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू डिपॉजिट देयर मनी, ऑफरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स लाइक सेविंग, करंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। या तो ये लोगों से सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, या करंट अकाउंट में जमा करते हैं, या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ये पैसे जमा करते हैं। फिक्स FDs आप बनाते हो ना, उसको आप फिक्स डिपॉजिट बोलते हो। 1 साल के लिए बना दी, 2 साल के लिए बना दी, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो लोगों की डिपॉजिट को, लोगों की जमाओं को ये स्वीकार करते हैं, ये कमर्शियल बैंक का काम होता है। उसके बाद आपके पास आता है प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांसेस। ये क्या करता है, लोगों को, जनताओं को लोन प्रोवाइड करवाते हैं, एडवांस में कुछ और उनको सर्विसेज चाहिए होती है तो उसको भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। बैंक्स लैंड क्या करते हैं, मनी टू बिजनेसेस, बिजनेसेस को ये मनी देते हैं, उधार देते हैं, इंडिविजुअल को उधार देते हैं, एंड गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, एंड सरकार को देते हैं किसके फॉर्म में, लोन के फॉर्म में। ओवरड्राफ्ट्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, और इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ भी देते हैं, एंड क्रेडिट की फैसिलिटी, उधार की फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड करते हैं। सो ये है। उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जनता की क्रेडिट को क्रिएट करते हैं बाय लैंडिंग मोर देन द एक्चुअल डिपॉजिट दे होल्ड। कभी कभी क्या होता है ना, क्रेडिट, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध होती है, उसमें क्या होता है, वही तो है ये क्रेडिट क्रिएशन। तो जितना आपके अकाउंट में आपका पैसा होता है उससे ज़्यादा आपको खर्च करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो क्रेडिट को आप ये क्रिएट करते हैं, इसको आप बोलते हो क्रेडिट क्रिएशन। उसके बाद आपके पास आता है फैसिलिटेटिंग पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन। अब जैसे जैसे आपके पास न्यू पेमेंट सिस्टम आपके चले हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, चेक्स हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड है, तो इस तरह से आपके ट्रांजैक्शन को देखते हैं, फैसिलिटेट करते हैं पेमेंट्स को। उसके बाद आपके पास आता है फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, एक्जिम है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज से जो मनी आती है, सर्विसेज आती हैं, उसको ये क्या करते हैं, देखते हैं, उसको ये हेल्प करते हैं किस तरह से। दे हेल्प इन करेंसी एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन एंड रेमिटीज ये उसके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अब ये बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड वेल्थ को मैनेज, जो लोगों की वेल्थ होती है उसको मैनेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। सम बैंक्स सम बैंक्स प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। कुछ बैंक्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ
इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइस ही प्रोवाइड करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स। अब कमर्शियल बैंक्स का एक मेन कार्य क्या है कि ये वैल्यूएबल्स, मूल्यवान वस्तुओं को सेफ करके रखते हैं। मूल्यवान वस्तुएं आपके होगी जैसे ज्वेलरी हो गई एंड अदर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनको भी तो वो अपने तिजोरी में रखते हैं ना, बोलते हो ना आप बैंक की तिजोरी में रखे हैं भाई हमने अपना सामान, तो उसको सेफ कीपिंग भी ये करता है, वैल्यूएबल को, मूल्यवान वस्तुओं को ये सेव करके रखता है। उसके बाद आता है इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटीज। अब ये लेटर को क्रेडिट को चुका दिया जाएगा या गारंटीज भी ये प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस। अब कुछ बैंक क्या करते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज के रूप में भी काम करते हैं कि किस तरह से कौन सी जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, टैक्सेशन पॉलिसी किस तरह की है, अदर फाइनेंशियल मैटर्स में भी ये हेल्प करते हैं बिजनेसेस को। उसके बाद फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन। और कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन जो है उसको भी ये देखते हैं। कमर्शियल बैंक्स हेल्प इन कलेक्टिंग टैक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन पेंशंस एंड मैनेजिंग ट्रेजरी ऑपरेशन फॉर द गवर्नमेंट के लिए भी ये काम करते हैं। सो ये कुछ फंक्शंस थे आपके कमर्शियल बैंक्स के। नेक्स्ट आपके पास आता है आरबीआई। क्या आता है, आरबीआई जो है आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो आरबीआई होता है इसको 1935 में स्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था। किस एक्ट के अंदर, 1934। जब आपसे बात करी जाएगी एक्ट की तब एक्ट आप लिखोगे 1934। एंड जब आप देखोगे इस्टेब्लिश इसको कब किया गया है, लागू इसको कब किया गया है, तब किया गया है 1 अप्रैल 1935 को। सो आरबीआई क्या है, आपका बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकों का बैंक है, रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन करने के लिए, कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को ये देखता है, हर प्रकार के करेंसी को ये इशू करता है, 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के सिक्के को छोड़कर। सो ये आरबीआई है, ठीक है। हर प्रकार के बैंक को रेगुलेट भी करता है, उनको फंड भी प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट का बैंक भी आप इसी को ही बोलते हो। तो आरबीआई जो होता है इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। इनिशियली स्टार्टिंग में इट वॉज अ प्राइवेटली ओन्ड, स्टार्टिंग में ये प्राइवेटली ओन था, जब ये बना था तब इसको प्राइवेटली ओन्ड किया जाता था इंस्टीट्यूशन, बट इट वाज नेशनलाइज इन 1949। उसके बाद उसको नेशनलाइज कर दिया गया, कब, 1949 में, मेकिंग इट फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसको फुली किसके द्वारा ओन्ड किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसको नेशनलाइज कर दिया गया, अब इसको पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, तो इसको आप बोलते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका किस तरह का है आरबीआई का, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसके अंदर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख लेते हैं, द आरबीआई इज मैनेज बाय ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, इसको मैनेज किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। जो आपके सेंट्रल बोर्ड ने जो डायरेक्टर आपके नियुक्त किए हैं, गवर्नर जो नियुक्त किए हैं, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर जो आपके नियुक्त किए हैं, उनके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओवरऑल पॉलिसीज डिसीजन के लिए। ये जो आपके डायरेक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं आरबीआई के लिए, और हर प्रकार की पॉलिसी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कंसिस्ट ऑफ, और ये जो बोर्ड होता है अपॉइंटमेंट किसके द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो इसमें होता है गवर्नर, हेड ऑफ आरबीआई। जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो हेड ऑफ आरबीआई होता है, गवर्नर जो होता है आरबीआई का। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको आप सीईओ बोलते हो आरबीआई का, जो गवर्नर होता है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ टेन्योर ऑफ 4 years। कितने के लिए, कितने समय के लिए, 4 सालों के लिए आपका गवर्नर जो है आरबीआई का नियुक्त किया जाता है। कितने समय के लिए, 4 वर्षों के लिए आपका जो आरबीआई का गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसको आप सीईओ भी बोलते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी आप जिसको बोलते हो, जो हेड ऑफ आरबीआई होता है, जो 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है डेप्यूटी गवर्नर। कौन आता है, डेप्यूटी गवर्नर। ये कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, मैक्सिमम 4 तो आपके डेप्यूटी गवर्नर होने चाहिए। असिस्ट क्या करते हैं, द गवर्नर इन मैनेजिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। मैनेज करते हैं आरबीआई के फंक्शंस को, जो आरबीआई के वेरियस फंक्शन होते हैं, क्या काम करेगा आरबीआई, किस तरह से काम करेगा, उसको ये मैनेज करते हैं, उसको आप बोलते हो डेप्यूटी गवर्नर। ये 4 होने चाहिए। उसके बाद नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, जो एटलीस्ट 10 होने चाहिए, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस फील्ड लाइक इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस। किससे रिलेटेड होते हैं आपके, नॉन फाइनेंशियल डायरेक्टर होते हैं, जो फाइनेंशियल डायरेक्टर नहीं है, जो नॉन फाइनेंशियल नहीं, ऑफिशियल।
नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, जो आपके पास मैक्सिमम 10 होने चाहिए, जो किस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक्स को देखते हैं, बैंकिंग को देखते हैं, फाइनेंस को ये देखते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट नॉमिनीज, जो गवर्नमेंट के नॉमिनीज होते हैं 2 होने चाहिए, रिप्रेजेंट क्या करते हैं, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपके पास आता है लोकल बोर्ड मेंबर, क्या आता है, लोकल बोर्ड मेंबर्स, जो 4 होने चाहिए, 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द 4 रीजन्स, जैसे एक 4 हो गए, एक जो है 4 रीजन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हर प्रकार के रीजन को क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे एंड एडवाइस करेंगे लोकल बैंकिंग इशू को। लोकल है तो लोकल बैंकिंग इशू को ये बताएंगे कि किस तरह के लोकल इश्यूज हैं। उसके बाद आपके पास आता है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, जिसमें आपका गवर्नर रहता है, द हाईएस्ट अथॉरिटी इन आरबीआई रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, वो गवर्नर के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, जो हमने पढ़ लिया, पॉलिसीज ही जो बनाते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, इंप्लीमेंट ऑफ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं। वेरियस डिपार्टमेंट हेड्स क्या करते हैं, मैनेज डिफरेंट डिसीजन सच एज करेंसी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सुपरविजन, बैंकिंग रेगुलेशन। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो फंक्शंस ऑफ आरबीआई होते हैं, सबसे पहले क्या ये करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को ये इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है, आरबीआई ही तो बनाती है, इसको रेगुलेट करती है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको कौन देखता है, आरबीआई ही तो देखता है। रेगुलेट करता है बैंक को, अदर बैंक होते हैं, बैंकों का बैंक इसको माना जाता है, अदर कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल बैंक होते हैं, उनको ये रेगुलेट करता है। इशुएंस ऑफ करेंसी, हर प्रकार की करेंसी को इशू करता है आपका आरबीआई, है ना। सोल अथॉरिटी टू प्रिंट एंड मैनेज करेंसी नोट्स इन इंडिया एक्सेप्ट, 1 रुपए के नोट को छोड़कर, कॉइन को छोड़कर हर प्रकार का पैसा जो है कौन इशू करता है, आपका आरबीआई ही करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फेमा को भी, फॉरेक्स सर्विसेज जो होती हैं, फॉरेन से रिलेटेड जिस प्रकार की ट्रांजैक्शन होती है उसको भी आपका आरबीआई ही देखता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट होती है, उसको भी कौन देखता है, रूरल एरिया में डेवलपमेंट की जाएगी। सपोर्ट कौन से फाइनेंशियल को करना है, कौन से फाइनेंशियल बैंक को प्रमोट करना है, ये भी आपका आरबीआई देखता है। उसके बाद गवर्नमेंट डेट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट को डेट कौन प्रोवाइड करता है, आपका आरबीआई। हेल्प्स द गवर्नमेंट इन बोरोइंग फंड्स थ्रू बॉन्ड्स इशुएंस एंड मैनेजिंग पब्लिक डेट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगर किसी कमर्शियल बैंक के द्वारा उनके साथ गलत तरह से व्यवहार किया जाता है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कौन देता है, आपका आरबीआई ही देखता है। सुपरविजन ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कौन देखता है, कॉर्पोरेशंस को कौन देखता है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सुपरविजन कौन करता है, आपका आरबीआई ही करता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, अब इसको हम कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हमें मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हम देख लेंगे, साथ में ही और क्या है आपके पास। इसके बाद टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी हम कल की क्लास में देखेंगे, जो 2 तरह का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इसके बारे में ब्रीफली हम कल देखते हैं। अभी आज की क्लास में इतना ही बहुत हो गया है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, जो मैं आपको कल अच्छे से। उसके बाद आपके पास है टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, तो इसको हम कल की क्लास में करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।